में भी ऐसा प्रयास संभव है और कुछ लोग हैं जो गांव के स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं। मेरा पहला अनुभव, इससे पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इतना प्रयास कर रहे होंगे। तो पहले तो मैं बहुत शुभकामना देना चाहूँगा मौर्या बंधुत्व क्लब को और इनके बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता को। मुझे तो सिद्दीकी जी से परिचय है और बाकी कुछ लोगों से अभी भी परिचय हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। हम उन सभी को सम्मान अर्पित करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने प्रयास से इतना बड़ा उद्योग कर रहे हैं। हम अपने बाकी अतिथियों को, जो साकेत कुशवाहा सर हैं, अनुज सर हैं, अभी जावेद अफसर हो गए, मेरे स्टूडेंट थे, बात दूसरी है। मुझे यहाँ आने का सबसे एक सुखद अनुभव यह भी हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब सुल्तानपुर के बारे में कहा गया तो शुरू में मैं थोड़ा सोचा कि भाई सुल्तानपुर में कौन लोग सुनेंगे और हमें किन से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं आता तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाता। सबसे पहले तो मैं आप लोग की मेहमानबाजी का बहुत कदरदान हूँ। इतना सम्मान और जितना आप लोगों ने आत्मीयता दिखाई है शायद मैं नहीं भूल पाऊंगा। और दूसरी बात कि मैं स्टूडेंट्स महाकामों में उन बच्चे बच्चियों से कहना चाहूंगा जो अभी जागृत मस्तिष्क नहीं है लेकिन जिनको जागृत होना है। ये सारे उद्योग आप लोगों के लिए हो रहे हैं, जो आप लोग बाहर शोर मचा रहे हो। आप लोग अपने अपने चेयर पकड़ के 10 मिनट ढैट से सुनो, क्योंकि जब मैं भी तुम्हारी उम्र में था इसी तरह खेलता होता होगा। अगर दूसरा जन्म कहीं होता होगा तो मैं ईश्वर से यही दरख्वास्त करूंगा कि अगले जन्म में मुझे नर्सरी से ही कॉन्शसनेस आ जाए। और अब आप लोगों को भटकते देखता हूं तो मुझे लगता है कि वही गलती आप लोग कर रहे हो जो मैंने किया। अभी ये जो अभी फॉर्मेशन का फेज है, सब कुछ आपको दोबारा सीखना पड़ेगा। आप किसी भी एजुकेशन में जाओगे, सबसे पहले चाहे आप अनुज सर को पकड़ोगे या आप साकेत सर को पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जरूरत होगी एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड बनने की यही उम्र है जो भी आप लोग, बाद में फिर बनती नहीं है। बाद में फिर वो लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं परंतु बनती नहीं है। इसलिए मैं अपने खासकर बच्चों से कहना चाहूँगा कि अभी आपके लिए बड़ा ही गोल्डन टाइम, थोड़ा कॉन्शसनेस आपको आ जाए। और ये लोग जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं कि आपके कॉन्शसनेस के लिए, और मैं इन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि खास के स्टूडेंट्स बच्चों को जुटाइए। वी नीड द पैराडाइम शिफ्टिंग इन इंडिया। हमें सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है, हमें पढ़ाई का पूरा तरीका बदलना है। मतलब एक एक बच्चे को थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, ऐसा हम लोग मोटो लेकर चलें तो फिर हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल सुधर जाएगी। सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक और भी सोचना चाहूँगा कि इसमें शिक्षक लोग भी होंगे, जो स्टूडेंट्स में शिक्षक भी हैं तो और गार्जियन भी हैं, तो मैं उनसे एक दो अनुभव बांटना चाहूँगा। अभी हमें क्या समस्या आ रही है। बाकी तो हमारे जो अभी आपको बताया, जो आपके अनुसार आएंगे तो आपको आईआईटी के बारे में एक्सपीरियंस देंगे। मैं तो आपको सिविल सर्विस और पीसीएस के बारे में अपना अनुभव बांटूंगा। मैंने जो अनुभव किया है, अभी जो मुझे समस्या आती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, कि जब जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो घर से मिट्टी लेकर और माँ से दही और मिठाई खाकर चलते हैं कि मैं क्वालिफाई करूँ। वो दही मिठाई खा लेती है, माता जी खिला देती है, पिताजी पैसे दे देते हैं, और अब वो हमारे पास आते हैं मानो हमारे पास कोई जादुई छड़ी हो और हम 3 बार घुमाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे। और जब मैं उनको टटोलता हूं तो पता चलता है कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग आती ही नहीं। मैं सर पकड़ लेता हूं कि मैं इनको कैसे भव सागर पार करवाता हूं। अगर नहीं करवाता हूं तो बदनामी होगी, फीस भी, और क्वालिफाई नहीं करवाए। और क्वालिफाई किसको करवाओ, मिट्टी हो तो मूर्ति बनने की, मिट्टी ही नहीं हो तो कैसे होगा। ये जो आप देखते हैं इंडिया के 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग अपियर होते हैं, 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं।
कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। लेकिन ये गांव में जो प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, इन्हीं प्रतिभाओं से निकल कर बनते हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्हीं प्रतिभाओं से, आप में से। और ये मेरा अपना अनुभव है, जब 92 में पहली बार हिंदी माध्यम का स्टूडेंट थे पटना का मिस्टर प्रमोद कुमार जब क्वालिफाई हुआ था, तो प्रतियोगिता दर्पण वाले जो मैगजीन वाले, वो अपना अनुभव हमें बताया कि मुझे जब इंटरव्यू उनसे लेना था तो मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो कि फेक इंटरव्यू निकल। 92 में केवल एक 20th पोजीशन पर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट आया था, और 2002 में मेरा ही 5th और 10th रैंक पर हिंदी माध्यम का आया। एक अजय कुमार मिश्रा जो यही सीनियर IPS होंगे यूपी कैडर में, और एक लोकेश कुमार सिंह बिहार कैडर में IAS होने। अजय कुमार मिश्रा ने IPS ऑप्ट किया ऑल इंडिया 5th रैंक के बावजूद भी, चूंकि उनका फैसिनेशन IPS है। और उसी वर्ष 8वें रैंक पर हिंदी माध्यम का, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, फिलोसफी का कोई स्टूडेंट था, वो कमल किशोर करके नाम था। तो 2002 के में 3 रैंक में आए और तीनों ग्रामीण परिवेश से थे। 5th रैंक, 8th रैंक और 10th। अनबिलीवेबल, मैं आपको बताता हूं, आप ही में से थे, और मैं आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते थे। लेकिन मैं सही मायने में अभिभावकों को और शिक्षकों के को मैं अपील करूंगा, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं पाएंगे इस बात को। इनके लिए तो बहुत अभी खेलने की उम्र है, बहुत छोटे हैं कि मैं उनको अपना अनुभव बांट सकूं, अभी उसके लिए थोड़ा सा उम्र की कम है। लेकिन मैं मुख्य रूप से टीचर्स को और गार्जियंस को अपील करूंगा कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग सीख लेंगे। बेसिक रीडिंग और राइटिंग सीख लेंगे तो कोई भी एग्जाम से क्वालिफाई कर जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, IAS IPS बन जाएंगे। और उसके लिए जानते क्या होता है, बाद में मैंने महसूस किया, मैंने खुद कहा कि मैंने क्लास 10 तक खुद ही खेलने कूदने में विश्वास करता था। जैसे ही हमें जब वहाँ कोई भी चीज़ लिखना होता है तो 200 वर्ड्स में लिखना होता है, 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स में नहीं लिखना होता है। तब पता चलता है जो गुरुजी जी जो छड़ी मार मार के प्रेसी राइटिंग सिखाते थे स्कूल में, उसको हमने नेगलेक्ट किया। परिणाम हुआ कि प्रेसाइज राइटिंग नहीं कर पाए। कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड टेस्ट का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, हम नहीं पढ़ते हैं। और वहीं पर जाके बच्चे फिर कोचिंग करते हैं, और उस उम्र में फिर दोबारा कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, दोबारा प्रेसी राइटिंग सीखते हैं, दोबारा ऐसे राइटिंग सीखते हैं। और ये सारे कुछ हमारे स्कूल कॉलेज में कराए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो यहाँ पढ़ाई करते हैं तो हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ते हैं, सूचना आधारित। पढ़ाई का मतलब क्या है, डेटा, आंकड़ा। पता नहीं सोशल साइंस इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए तो कोई होता है, आप समझ सकते हो, कोई जब निर्धन आदमी जब अमीर होता है या अमीर होने के कगार पर होता है या कोई, तो सबसे पहले वो खाने पर बल देता है कि हमें भोजन मिलेगा तभी कुछ बात हो पाएगी। उसी प्रकार से जब हम लोग आजाद हुए तो सबसे पहला ये माना गया कि इंडिया पिछड़ा हुआ है, साइंस टेक में हमें जो कुछ करना है हम कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंस और टेक पर बल दिया। तो कम से कम इतना किया कि IIT जैसी संस्था इंडिया में बना दी, जिसने इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया। IIT जैसी संस्था, लेकिन पता नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री हुए, सोशल साइंस पढ़ने की इंडिया में कल्चर ही डेवलप नहीं हुई। और हमारा सोशल साइंस पढ़ने का तरीका ही गलत है। सोशल साइंस को आपको धीरे धीरे उसको आंकड़े से लाना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग पर। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इस तरह की पढ़ाई डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पैसे पढ़ा के पूछना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल आइडिया बताओ, इसमें क्या क्या मूल बिंदु है वो बताओ, आप हमें समझाओ कि इसमें क्या मूल बिंदु है। बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंकड़े पढ़ लेते हैं, इतनी ईस्वी में पानीपत का बैटल हुआ, इतनी ईस्वी में ये हुआ। आप उनसे ये पढ़वाइए कि चलिए भाई, जब भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ तो क्या चेंज आया। वो चेंज नहीं समझते, वो समझते हैं पानीपत का बैटल कब कितने ईस्वी में हुआ, वही उनके लिए पढ़ाई। सोशल इश्यूज पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं को कब अधिकार मिला, महिलाओं के लिए जैसे हिंदू कोड बिल कब आया, उसके डेटा को ही आंकड़ा बनाते हैं। लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन आया आज़ादी के बाद, महिलाओं को पहली बार राइट मिला। इससे हमारा सोशल चेंज क्या हुआ, कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जिसको आप कहते हो बेसिक एप्टीट्यूड हमारा डेवलप नहीं कर पाता है। सोशल साइंस में तो बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए मैं इस मंच से, अभी फिलहाल बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको IAS और PCS की चीज और सिलेबस बताना बेकार है, अभी उनकी उम्र उस लायक नहीं हुई है।
मैं केवल गार्जियन को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसको उसका विषय पढ़वाइए, टीचर उनको लिखना और पढ़ना यहाँ से सिखाए, यही बच्चे आगे जाएंगे, चाहे वो प्रोफेसर बने या आईएएस बने, बीपीएस किसी पीसीएस के अधिकारी बने, लेकिन उनका उपयोग तभी होगा उनके ज्ञान का जब वो स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और यह दायित्व मुझे लगता है कि शिक्षक या अभिभावक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद उस टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो टेक्निकलिटीज को जरूर समझेंगे और उनको उसी मुताबिक उसको चेंज करने का और कोशिश करें, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं होगी आगे शिक्षा डेवलप नहीं करेगी। और शिक्षा में हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए सिर्फ ऐसा कि हम आंकड़ों को पढ़ें, तथ्यों को पढ़ें, घटनाओं को पढ़ें, बल्कि हम परिवर्तन को पढ़ें, हम बदलाव को जानें। हम जाने कि अच्छा इंडिया, जैसे मैं अभी आ रहा था, अभी मुझे आज ही मैं दिल्ली से चला, तो मैं एक बुक पढ़ता हुआ आ रहा था, एक अच्छा जेएनयू के प्रोफेसर है, एक इंडियन सोशल एक सोशियोलॉजिस्ट है, बड़े सोशियोलॉजिस्ट, उनका सुरेंद्र एस जोध का नाम है, लाइफ इन 20th सेंचुरी विलेज सोसाइटी। उसमें मैंने देखा कि कितना बढ़िया से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब आज़ादी मिली तब से लेकर इंडिया का जो विलेज है, वो इंडिया के विलेज में क्या बदलाव आया। आप देखो, अधिकांश आज आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं जो 1990s में पैदा हुए या 2000 ईस्वी में पैदा हुए या 1990 में, लेकिन आपको पता है कि 1990 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए और वो 1990 का दशक हमारे लिए कितना बड़ा बदलाव का दशक है। 1990 के दशक में 3 M आया, मंदिर, मंडल और मार्केट। और जो इंडिया को 1990 के दशक के बाद देखा और जो हमें इंडिया याद है 1970 के दशक से, तो हमारे लिए तो बड़ा, हम जो बदलाव देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो 1970 के दशक में जो गांव का पंचायत देखा होगा, कम्युनिटी लाइफ देखा होगा एक समय गांव में था कि लोटे का पात्र कॉमन होता था, कोई लोटा उठा के उसका दूसरा जाके पानी पीने लगता था। गांव में कुएं में बाल्टी डालते थे, कॉमन होती थी, पानी कोई खींचता था, कोई पानी दूसरा ले जाता था। अब आज गांव में खोजिए बिरादर कहाँ गया? बिरादर आपको गांव में अब दिख रहा है। मोबाइल फोन, पहले हम लोग याद है महाभारत और रामायण की जो कहानी थी, हम लोगों ने नानी और दादा से सुना था, पता नहीं आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। आज के बच्चे सीरियल में देख पाते हैं तो देख पाते हैं, नहीं तो पूछते हैं कुंती कौन थी, द्रौपदी कौन थी। और हम लोगों ने ये कहानी कहाँ सुनी हुई? दादा और नानी से सुनी हुई। क्यों? हम लोग का कम्युनिकेशन होता था, सुबह सुबह नानी कहानी सुनाती थी, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी से, उस कम्युनिटी लाइफ को जिए हुए, जो सोसाइटी में थे। तो अमुक चाचा हैं, प्रणाम करते थे, सुबह मुलाकात हुई। अब मैं जब इतने दिनों के बाद गांव गया तो पता चला कि ना गांव वो चाचा दादा तो गुजर चुके हैं, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पहचान भी नहीं रहा है। सड़कों से गुजर रहा हूँ, अपरिचित निगाह से देख रहे हैं, तो लगा कि अब अपना ही गांव बेगाना हो। अब पता नहीं आप लोग के गांव में ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं, वो कम्युनिटी और बिरादरी नहीं रहती। ये बदलाव कहाँ से आया? ये बदलाव आया सूचना प्रौद्योगिकी से। 1990 में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आया, वो घर घर मोबाइल फोन आ गया। बहुत सस्ती इंडिया टेलीफोन का, वो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करने लगा। स्मार्टफोन पर आप देखते हो, जैसे दादाजी भी अब फेसबुक पर मिलते हैं, और कई बार तो पोते थोड़ा लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी ऐसे फोटो लाइक कर देते हैं कि पोते उम्मीद नहीं करते हैं कि दादाजी इसको लाइक करते हैं। लेकिन एक ही दोनों फेसबुक पर पार्टनर है, इसलिए दादाजी किस फोटो को लाइक करते हो पोते को ही पता चल जाता है। तो मतलब यह कि दादाजी की मजबूरी है कि वो कहाँ जाए, फेसबुक पर चले गए, पोते भी फेसबुक पर चले गए। इतना बड़ा बदलाव 1990 के दशक में आया। मुझे याद है जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो पहली बार इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आया, और फिर उसी समय अयोध्या का मामला आ गया। उसी समय 1991 में ये नरसिम्हा राव की सरकार ने मार्केट खोल दिया। मार्केट खोल दिया तो आर्थिक उदारीकरण का दौर आ गया, और 1991 में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ इंटरनेट का, और 95 के बाद धीरे धीरे वो फंक्शनिंग होना शुरू हुआ। 2000 में इंटरनेट का इम्पैक्ट पड़ने लगा, 2000 ईस्वी में मंडलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ने लगा, 2000 के बाद आपको मंदिर का इम्पैक्ट पड़ने लगा, और धीरे धीरे राइटिस्ट नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करने लगा। सब कुछ बदल गया। अब
जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो लगता है दुनिया कितनी बदल गई। यह बदलाव सोशल साइंस है। सोशल साइंस घटना नहीं है, सोशल साइंस ईस्वी नहीं, ये बदलाव को पकड़ना सोशल साइंस है। और सही शिक्षक वो है जो बदलाव बच्चों को सिखाए। तुम्हारा समाज कैसे बदला, तुम्हारा देश कैसे बदला, दुनिया कैसे बदली। अब बताइए कितने लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या थी दुनिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया बनी जो 1990 तक चली, शीत युद्ध। 1919 में सूचना प्रौद्योगिकी आई, उधर क्या हुआ, सोवियत रशिया का विघटन हो गया, समाजवादी विश्व में परिवर्तन आ गया। उधर दुनिया बदल रही थी, इधर भारत बदल रहा। क्या कोई हमें बताएगा कि 1990 के दशक में जो दुनिया बदली और 1990 के दशक में भारत बदला, इन दोनों बदलाव में कोई संबंध है? संबंध है। सोवियत रूस हमारा पार्टनर चला गया जिस पर हम डिपेंड करते थे, और हमने आर्थिक उदारीकरण पर हमारा मार्केट बढ़ा हुआ, तो अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश पश्चिमी देश हमारे करीब आ गए। सोवियत रूस का विघटन हुआ, रूसी गणतंत्र हमसे दूर होता चला गया। हम परमाणु सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर थे। अब हमें लगा कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो 98 में अब आप जानते ही हो कि उसके बाद धीरे धीरे जब बदलाव आना शुरू हुआ तो अंत में हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण। और परमाणु परीक्षण आप जानते हो, पोखरण 2 का विस्फोट किया और अपने आप को परमाणु शक्ति बनाया। उसके पीछे भी दुनिया में होने वाले बदलाव का परिणाम था, और वहां से जो बदलाव हम देखते हुए आ रहे हैं। आज देखिए, आज इतना आप लोग भी न्यूज पर चूंकि तो जानते हैं कि हम तो अपने गांव में देखते हैं कि लोग BBC लंदन न्यूज सुनते हैं और अपने फेसबुक पर देखते हैं। तो अभी आप लोग पैलेस्टाइन और इजराइल कंफ्लिक्ट, हमास और इजराइल कंफ्लिक्ट के बारे में जानते होंगे। अब यही शिक्षक को, एक सही शिक्षक उसको ये बताएगा कि समस्या की शुरुआत कहाँ से, और वहां से लेके आज हम आए तो कहां से चलकर यहाँ तक। तो मैं सारे शिक्षकों को, मैं बच्चों को क्या अपील करूं, तो अभी अबोध हैं, वो तो नहीं समझ पाएंगे। इन शिक्षकों से अपील करूंगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इस बदलाव को सिखा दीजिए, इस बदलाव को समझा दीजिए। वो IAS भी बन सकता है, PCS भी बन सकता है, IITM भी बन सकता है, अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए, उसको सोचने वाला प्राणी बनाइए, वो सोचे, इसको समझे और सही शिक्षा से उसकी मुलाकात करवाइए। और इसके लिए मुझे लगता है कि हर स्टेज पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बस मैं यही कहूँगा, मैंने सिविल सर्विसेज में बस इतना ही किया कि बच्चों को आंकड़ों से सोचने वाला प्राणी बनाने का प्रयास किया। जावेद इसका साक्षी है जो आपके सामने बैठा हुआ है। संयोग से मुझे बड़ी खुशी है, अभी जो आपने पहले हमारे अभी मतलब ये PCS में एक अच्छा पोजीशन में है और अपने बूते से कॉलेज खड़ा है, अपने बूते से, मैंने इतनी मेहनती। और ये मुझे सौभाग्य ऐसा मिला कि आमने सामने हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट थे, हम नाम से जानते थे, लेकिन पहली बार फेस टू आज हुआ। मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी नाचीज नहीं हूँ, कुछ हूँ कि ऐसे दूर दराज की प्रतिभाओं को काम आ जाता है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, इस लंबी चर्चा जितनी भी लंबी करूँ कम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना होता और कम्युनिकेटिव होता तो और भी मजा आता, क्योंकि मैं ये जान पाता कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा डू फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई कंट्री। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। लाइक तैयारी तो हर व्यक्ति करता है, जो भी UPSC एस्पिरेंट है, मेहनत साबित नहीं करते हैं। कुछ बात होती है, अभी रिसेंटली मैंने 10th पास आउट किया और मैंने ये फील किया कि मेहनत तो मेरी सही थी, लेकिन मेरा डायरेक्शन नहीं सही था, मेरा गाइडेंस नहीं सही था। तो सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैसे? देखो बेटे, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं जब खुद क्लास 8-9 में था तो एक बार मुझे स्टेज पर स्पीच देना था, तो मुझे 2 दिन पहले फीवर इसलिए हो गया क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। तो आज मैं स्टेज पर बात कर रहा हूँ, तो ये फोबिया दूर करने में मुझे बड़ा वक्त लगा था, लेकिन तुमने जिस तरह से सभा में कम्युनिकेट किया, दैट इज क्वाइट प्रेजवर्दी। पहले तो वही चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि आपका जो क्वेरी है बहुत वैलिड है कि आप इतनी दूर पर हो। अभी फिलहाल आप इतना करो कि क्लास 12 तक जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करो। और आपका सब्जेक्ट क्या है? सर PCB। PCB क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सोच रहे हो आप? सर आगे ग्रेजुएशन के साथ मुझे CSC की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएशन साइंस से करनी है, ह्यूमैनिटीज से करनी है, या आपने डिसाइड किया है? सर अभी तो नहीं, बस यही सब आप लोगों से जानना है कि किस तरीके नहीं, देखिए सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, लोग साइंस से भी देते हैं, सोशल साइंस से भी देते हैं, आपके पास दोनों चॉइस क्लियर है।
लेकिन जो साइंस वाले में ये है, फिजिक्स और मैथ वाला एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा, जो आईआईटी वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनसे कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। तो आपका तो उसके लिए पहले कोशिश करके उसको पहले क्वालिफाई करके दोबारा इसमें आना पड़ेगा, तब आप अपने पेपर के साथ उतर सकते हो। अगर आप चाहोगे कॉलेज एजुकेशन से फिजिक्स मैथ से करना तो मुश्किल इसलिए होगी, कॉलेज एजुकेशन इतना पुख्ता कोई कॉलेज नहीं है। आईआईटी आपको स्लाइड बना सकता है, कॉलेज नहीं बना सकता। तो फिजिक्स मैथ को आप आईएएस को ऑप्शनल में रख सकते हो। तब आपके पास विकल्प होगा सोशल साइंस। जो आपने साइंस पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड बनने की यही समय है। जैसे सीसेट का पेपर होता है, उसमें आपको पूरा एक काम आएगा। प्लस आप जब वहाँ एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो उसमें साइंस वाले जो लोग होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ प्रैक्टिसिज्म आ जाता है। हम वैसे भी, मेरी भी बेटी है तो मैंने उसको भी आईएएस की फील्ड में लाना था, तो मैंने उसको पहले क्लास 12 तक करवाया साइंस, और मैथमेटिक्स भी करवाया, क्योंकि मैथमेटिक्स भी करने से थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मेंटल एक्टिविटी थोड़ा फास्टेन होता है, वो थोड़ा सा एप्टीट्यूड के लिए बढ़िया होता है। उसके बाद आप सोशल साइंस में आ सकते हो, और सोशल साइंस में मनचाहा कोई विषय आपको जो अच्छा लगे उसको कर लो। लेकिन सोशल साइंस पढ़ने की विधि आपकी यूनिवर्सिटी में सिखाते नहीं। उसको मैंने जो आपको बताया ना, ये बेसिकली हम एक मुहिम चलाने वाले हैं टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, जिसमें मैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई कराने वाला हूँ। तो अभी तो उन्होंने सिद्दीकी जी ने आपको कहा ही है कि कहाँ थे वो, सिद्दीकी जी हैं क्या, अवेलेबल हैं, कहाँ चले गए, अच्छा ओ, तो आप वहाँ, ठीक है। तो सामने जो खड़े हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, वो तो आपको बहुत निकट ही होंगे। तो इनका जैसे कहना है कि इन लोगों का जो क्लब है बहुत अच्छा काम करता है कि कम्युनिकेशन भी करवाता है। तो जब आपका वक्त आएगा तो आप इन्हीं से कांटेक्ट करना, आपको उसका हेल्प मिल जाए। क्योंकि हम यही सिर्फ चाहते हैं कि सोशल साइंस में स्कूल और कॉलेज में जाकर टीचर से भी कैंपेनिंग करके हम किसी तरह सोशल साइंस को इन्फॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग करना है। ये हम मिशन चलाने वाले बेसिक, क्योंकि सोशल साइंस गलत बनाया जा रहा है, तरीका ये है ये बच्चों के दिमाग में फैक्ट्स बनाया जा रहा है। तो उसमें तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, फिर इंसानी दिमाग क्यों रहेगा? और इंसानी दिमाग को अभी एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम चैलेंज करते हैं हमको रिप्लेस करें 20%। हम लोग कहते हैं एआई से बेरोजगारी आ जाएगी, एआई हमारे जैसे सोच के दिखाते, हम कभी नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि हम थिंकिंग क्रिएचर। एआई डेटा इनपुट करेगा या 5 डेटा लेकर तब वो फिट करके उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालेगा। ह्यूमन माइंड से ज्यादा कैपेबल नहीं होता है वो। तो मैं आपको बताना चाहता कि वो आपका हो जाएगा। आज मैंने आपको नोटिस किया, आपने एक फायर है, इसको फायर को आप जलाए हुए रखो, और सिद्दीकी जी से आप कांटेक्ट कर लेना, हम आपको हेल्प करें। थैंक यू सर।